आज के क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट दी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम जो है वो हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आप किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बेटा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसके अंदर जो फोर्स लगेगा एफ वो हम चेक करेंगे। अगर उस पे लगने वाला फोर्स डायरेक्टली रिलेशन रख रहा हो एक्स के साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और यहाँ पे हमने एक माइनस कंसीडर की थी जो हमें बता रही थी कि जो फोर्स उस पे लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स और उसके अंदर पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों जो होंगे वो अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। दूसरी हमने बेटा इक्वेशन पढ़ी थी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब इसकी जो एग्जैक्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास ये थी, एफ बराबर था, हमने कंसीडर किया था माइनस के एक्स। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ बराबर होता है एम ए। सो एफ बराबर हो गया यहाँ पे एम ए माइनस के एक्स। यहां से हम ए की इक्वेशन निकालेंगे तो ए यहाँ पे बराबर हो जाएगा माइनस के, एम को हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं ए की हमारे पास इक्वेशन आ गई, ए बराबर है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। यहाँ पे जो के डिवाइड बाय एम है ये कहलवाती है यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कंसीडर करें तो यहां से ए जो है वो डायरेक्टली रिलेशन रख रही है एक्स के साथ। सो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जब भी आपको कहा जाए कि ये पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या ये एसएचएम मोशन है या नहीं, तो हम सबसे पहले उसके अंदर एक्सीलरेशन चेक करेंगे। अगर उस पार्टिकल के अंदर पैदा होने वाली एक्सीलरेशन का ताल्लुक रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली हो लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो मोशन कहलवाएगी बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हम यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या सिंपल पेंडुलम को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं या नहीं। तो पेंडुलम के लिए सबसे पहले यहां पे मैं कंसीडर करूंगा एक रिजिड सपोर्ट को। तो हमारे पास ये है एक रिजिड सपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिजिड? रिजिड का मतलब होता है सख्त, ठोस। रिजिड का बेसिकली ये माना होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी दो इंटरनल पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन हो ड्यूरिंग मोशन वो अगर चेंज ना हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे आप सपोज कर सकते हैं कि हमने यहां पे कोई आयरन की रॉड जो है ना वो कंसीडर की है, तो आयरन की रॉड को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम यहां पे एक हैंग करेंगे थ्रेड को, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर की और इसके नीचे जहां पे ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है यहां पे हम स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे। अब एक चीज और हमें यहां पे नोट करनी चाहिए बेटा कि ये जो हमने स्ट्रिंग यहां पे कंसीडर की है ये होनी चाहिए अनस्ट्रेचेबल, अनस्ट्रेचेबल और इसके साथ फ्लेक्सिबल। अनस्ट्रेचेबल हमने क्यों कंसीडर की? क्योंकि जब हम इसको मोशन परफॉर्म करवाएंगे तो हम नहीं चाहते कि ये जो स्ट्रिंग हो वो आगे पीछे ऊपर नीचे जाए, तो इसलिए हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा अनस्ट्रेचेबल, जिसे आप इसको खींच ना सके। दूसरी हमने यहाँ पे कंसीडर किया फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इस वजह से ताकि जब इसके अंदर मोशन परफॉर्म होगी तो इसके बीच में कोई भी जो क्या कहते हैं ट्रंस वगैरह जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस ना हो। और इसके नीचे जो हमने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर किया है इसको हम कंसीडर करेंगे स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इसको हम बॉब ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसका मैंने मास कंसीडर किया बेटा यहाँ पे एम। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पार्टिकल होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे ना तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना नीचे, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और हमने पढ़ा था बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम यहाँ पे एसएचएम में नाम देंगे मीन पोजीशन का। और मीन पोजीशन पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है वो हम कंसीडर करते हैं 0। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पे होगा तो उस पे लगने वाले जो नेट फोर्सेस होंगे उनका सम हमेशा बराबर होगा 0।
अब पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस पे कितने फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो ये जो हमने जो थ्रेड इसके साथ कनेक्ट की है, जो हमने स्ट्रिंग के साथ इसको बांधा है, ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी और उस फोर्स को हम कंसीडर करेंगे बेटा टेंशन, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ, जो अपवर्ड की तरफ लग रहा है। अब ये जो आपने धागा बांधा है जिसके ऊपर आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट को हैंग किया है, इसको ग्रेविटी भी नीचे खींचेगी, तो जो ग्रेविटी वाला जो फोर्स होगा वो लगेगा इस पे डाउनवर्ड में। तो हम कह सकते हैं इसके नीचे जो फोर्स लगेगा उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो बराबर होता है बेसिकली mg के साथ। तो यहाँ पे टोटल दो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। नेट फोर्स इस पे लग रहे हैं दो, एक फोर्स ऊपर की तरफ, अब देखिए ऊपर वाला फोर्स हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, तो एक फोर्स हो गया टेंशन वाला, और दूसरा जो फोर्स है यहाँ पे वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो इसको हम माइनस कंसीडर करेंगे, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा बेटा नेट फोर्स बराबर हो जाएगा टेंशन प्लस इंटू माइनस माइनस और ये ग्रेविटी वाला फोर्स। अब देखिए यहां पे पार्टिकल बैलेंस है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो आपस में बराबर होंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। अगर आप देखें यहाँ पे जितना फोर्स इसको नीचे लग रहा होगा उतना ही फोर्स ये जो थ्रेड है, जो हमने स्ट्रिंग बांधी है इसको, वो उसको ऊपर खींचेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टेंशन वाला जो फोर्स ये भी बराबर हो जाएगा mg के साथ। अब यहां पे वैल्यू पुट करें, नेट फोर्स टेंशन का फोर्स है यहाँ पे mg और वेट का फोर्स भी जो है वो है mg, mg कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे नेट फोर्स का बेटा वैल्यू आ जाएगा 0। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम 0 आए तो वो पार्टिकल दो पोजीशन में होगा, या तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आ रही जा तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे रेस्ट को, तो ये पार्टिकल जो इसकी स्टेट होगी वो कहलवाएगी रेस्ट। अच्छा, अब अगर हम इसको डिस्प्लेस कराएं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे स्लाइडली यहां से लेके यहां तक ले जाऊं तो क्या होगा, तो ये जो हमने थ्रेड बांधी थी इसके साथ ये भी अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी उससे थोड़ा आगे चली जाएगी, स्लाइडली मूव हो जाएगी। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पे हमने इसको करवाया डिस्प्लेस। कहां से करवाया, डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो जब हम इसको डिस्प्लेस करवाएंगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यहां पे हम देखना चाहते हैं कि अब इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें, जब ये पार्टिकल इस तरीके से खड़ा था, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था और दूसरा ऊपर की तरफ, तो यहां पे कितने फोर्स लगेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो हमने थ्रेड कंसीडर किया है बेटा, जो स्ट्रिंग हमने कंसीडर की है वो इसको इस तरीके से खींचेगी, और अब पार्टिकल यहां पे चला गया है तो इसको ग्रेविटी फिर से नीचे की तरफ खींचेगी। अब इसका मैं जो डायग्राम है वो यहां पे बना रहा हूं ताकि चीजें थोड़े अच्छी तरीके से हम समझ सकें। सो सबसे पहले मैंने कंसीडर किया ये पार्टिकल यहां पे था, इसको हमने स्लाइडली मूव करवाया, यहां तक डिस्प्लेस करवाया। यहां पे हमने कंसीडर किया था x का वैल्यू 0 और यहां पे x का वैल्यू 0 नहीं होगा, x ग्रेटर देन 0। अब हमने कहा यहां पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो वो होगा वेट वाला। वेट बराबर था बेसिकली mg के साथ। यहां पे अगर आप देखें तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन में थे, लेकिन यहां पे एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है और दूसरा फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको हमने पढ़ा था बेटा कि जब भी कोई फोर्स x और y के बीच में हो तो हम उसको तोड़ते हैं, रिजोल्व करते हैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स के बीच में। तो सबसे पहले हम इसको रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स के बीच में। अगर आप गौर से देखें तो यहां पे कुछ एंगल बनेगी x ग्रेटर देन 0। अब देखें यहां पे कुछ एंगल बन रही है ना, जिसको हम कंसीडर करेंगे थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा तो इस एंगल को भी हम कंसीडर करेंगे थीटा के साथ। तो बेटा अगर आपको कहा जाए कि सपोज करिए एक वेक्टर है जिसको मैं नाम दे रहा हूं a का, और ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस वेक्टर के जब आप कंपोनेंट्स बनाएंगे तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा जो x एक्सिस के अलोंग होगा जिसको हम कंसीडर करते हैं a cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा y एक्सिस के अलोंग जिसको हम कंसीडर करेंगे a sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसका एक कंपोनेंट जो ये वाला बनेगा वो कहलवाएगा w cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा इस एक्सिस के अलोंग वो कहलवाएगा w sin थीटा। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो वेट वाला फोर्स था उसको हमने रिजोल्व किया दो हिस्सों में। एक जो फोर्स है यहाँ पे w cos थीटा वो
बिल्कुल इस स्ट्रिंग के पैरेलल लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो है W sin थीटा। अगर आप गौर से देखें कि W sin थीटा का जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स इज द मीन पोजीशन। तो यहां पे क्या होगा, अगर आप गौर से देखें कि ऊपर वाला जो फोर्स है टेंशन और नीचे वाला जो फोर्स था W cos थीटा, ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। सर बैलेंस कैसे होंगे बेटा, हमने यहां पे पढ़ा था कि अगर ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में हो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमें एक चीज और पता चल गई कि यहां पे जो टेंशन वाला फोर्स था और W cos थीटा, इन दोनों की वजह से इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आपस को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम इसको कह सकते हैं दीज आर बैलेंस्ड फोर्स। अब यहां पे सिर्फ एक फोर्स यहां पे इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो है यहां पे W बराबर है साइन थीटा के। तो हमने पढ़ा था बेटा कि जब भी आप नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स इस पे लग रहा है यहां पे W sin थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ W? W का मतलब था इस पार्टिकल का वेट, और हमने पढ़ा था बेटा W जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा mg को। तो हम W का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा mg sin थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा? थीटा वो एंगल थी जो यहाँ पे ये पार्टिकल कवर करेगा। अगर आप गौर से देखें तो ये पहले स्ट्रिंग इस तरीके से थी, अगर आपने इसको स्लाइडली मूव करवाया तो यहां पे कुछ एंगल बनेगी जिसको हम थीटा कंसीडर करेंगे। अगर मैं इस पार्टिकल को, जो पार्टिकल सपोज करें यहां पे था, अगर मैं इसको इस तरीके से कंप्लीट रोटेशन करवाऊं तो आप चेक कर सकते हैं ये एक कंप्लीट सर्किल बनेगा। सर्किल पढ़ा है ना आपने? तो अगर आपको पता हो बेटा तो सर्किल का ये कहलवाता है सेंटर, जिस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। अगर हम पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक लेके जाएं तो ये जो लेंथ कवर करता है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बीच में बनेगी एंगल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितनी एंगल बनाएगा तो एंगल बराबर होती है बेसिकली आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा कि एंगल डिफाइन होती है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। अब यहां पे देखें, अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक ये तो हो गई इस रस्सी की लेंथ जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एल के साथ। अगर यहां पे रस्सी की लेंथ L थी और इस पार्टिकल को मैं यहां से लेके यहां तक लेके आया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन वेयर x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से लेके यहां तक ये पार्टिकल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा जिसको मैंने नाम दिया था x का। तो आप चेक करें ये वाला पार्ट जो था ये x हो गया और ये वाली जो लेंथ थी ये L कहलवाएगी। मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इसको थोड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये हो गई बेटा L। अगर ये L थी तो जब लेंथ यहां पे चली जाएगी तो ये भी L कहलवाएगी, और पहले पार्टिकल यहां पे था अब पार्टिकल यहां पे आ गया तो यहां से लेके यहां तक ये कहलवाएगी आर्क लेंथ, और हमने आर्क लेंथ को यहां पे रिप्रेजेंट किया था S के साथ। लेकिन यहां पे जो आर्क लेंथ है वो कहलवाएगी वो डिस्प्लेसमेंट जो इस पार्टिकल ने मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक कवर किया था, जिसको मैंने नाम दिया था यहां पे x का। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रही थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया था थीटा के साथ। अब थीटा बराबर थी s अपान r के, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा का फार्मूला बन जाएगा s का मतलब था आर्क लेंथ जो आपने यहां पे कंसीडर की है x डिवाइड बाय r क्या था यहां पे, r था इस सर्किल का रेडियस। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहा इस तरीके से तो ये जो लेंथ है बेटा ये कहलवाएगी यहां पे इसका रेडियस। तो यहां पे हमें थीटा का वैल्यू मिल गया जो है x डिवाइड बाय l के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे तो साइन थीटा है, लेकिन आप एक चीज कंसीडर करें कि यहां पे मैंने जो पार्टिकल को मूव करवाया है इसकी जो थीटा होगी ये हम कंसीडर करेंगे वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये थीटा नियरली इक्वल होनी चाहिए 5 डिग्री के साथ, 5 या 10 डिग्री हो सकती है। सर इतनी कम क्यों ले रहे हैं हम? बेटा हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी पार्टिकल को आप मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मिसाल के तौर पे आप समझिए ये एक पार्टिकल है, अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से उठा के यहां तक ले जाऊं, अगर फिर मैं इसको छोड़ूं तो इसका जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप इसको टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन कह सकते हैं क्योंकि ये आगे पीछे जा रहा है ना अपनी इनिशियल पोजीशन के। लेकिन सिंपल का मतलब ये था कि जब पार्टिकल आगे पीछे या टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करे उसका जो रास्ता बने वो स्ट्रेट लाइन बने। तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब इसी पार्टिकल को मैं यहां से स्लाइडली मूव करवाऊं। मिसाल के तौर पे इस पार्टिकल को मैं यहां तक ले गया स्ट्रिंग के साथ जो बांधा था, अब ये पार्टिकल अगर यहां तक गया तो इसकी मोशन ये होगी। अब आप देख सकते हैं इसका जो पाथ बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। अब सीधा क्यों बना? क्योंकि मैंने इसको जो स्लाइडली मूव करवाया था यहां पे एंगल थी 0, यहां से लेके यहां तक छोटी एंगल बनेगी। तो जब आप छोटी एंगल लेंगे यहां पे कितनी एंगल ले सकते हैं? तकरीबन
5 से 10 डिग्री के बीच में, तो उस पार्टिकल का जो पाथ बनेगा वो बनेगा लीनियर पाथ। और जब लीनियर पाथ पे कोई पार्टिकल आगे पीछे अबाउट दिस मीन पोजीशन परफॉर्म करे तो उसको ही हम नाम देते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अच्छा जी, अगर हमने थीटा वेरी स्मॉल कंसीडर की है बेटा, तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इफ वेरी स्मॉल एंगल अगर हम कंसीडर करें तो ये बराबर हो जाएगी थीटा के। यहां पे मैंने कंडीशन लगाई है कि थीटा नियरली इक्वल्स टू 5 डिग्री। अगर आप थीटा को 10 डिग्री के साथ बढ़ाएं, अगर एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री हो जाएगी तो फिर ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहां पे कह सकते हैं साइन थीटा बराबर हो गया थीटा के। इसका मतलब यह था कि जो साइन थीटा आप कंसीडर कर रहे हैं इसको आप कंसीडर करेंगे थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहां पे क्या आया था, थीटा बराबर था x डिवाइड बाय एल, तो हम कंसीडर करेंगे थीटा हो जाएगा बेटा x डिवाइड बाय एल। अब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, तो यहां पे हमने लिखा था mg। अब हम साइन थीटा नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने यहां पे कंसीडर किया व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, तो हम साइन थीटा नहीं रखेंगे, यहां पे सिंपली पुट करेंगे थीटा को। तो मैंने यहां पे रखी थीटा। उसके बाद नेट फोर्स बराबर हो गया, यहां पे मैंने रखा mg। अब थीटा किसके बराबर था, थीटा बराबर था x डिवाइड बाय एल, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय एल। सर आपने तो बताया कि कोई भी मोशन को SHM हम तब कहेंगे जब इस इक्वेशन को वो फॉलो करेगी। यहां पे हमने रखी थी ना a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम कैसे चेक करें कि ये जो आप हमें टॉपिक बता रहे हैं, जो सिंपल पेंडुलम आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। चलो चेक करते हैं इसको। बेटा हमने पढ़ा था फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स बराबर होता है बेसिकली ma के। तो ma ये बराबर हो जाएगी mg x डिवाइड बाय एल। अब यहां पे देख रहे हैं m में से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रिमेनिंग a बराबर हो जाएगी g x डिवाइड बाय एल के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ g? g तो वो एक्सीलरेशन होगी जो ग्रेविटी की वजह से यहां पे पैदा होगी, और यहां पे जो l हमने कंसीडर की है तो l कंसीडर करेंगे यहां पे इसकी लेंथ। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं g डिवाइड बाय l इंटू x। अब इन दोनों वैल्यूज को देखें, G और L ये दोनों कांस्टेंट कहलवाएंगे। सर क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो इसको खींचेगी वो तो डिपेंड करेगी हाइट, कुछ और फैक्टर पे डिपेंड करेगी, लेकिन यहां पे हम कंसीडर करेंगे G का वैल्यू जो होगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L? L तो वो लेंथ थी जो आपने थ्रेड की कंसीडर की थी, तो धागा जब आगे पीछे जाएगा तो उसकी लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं होगा ना। अगर आपने लेंथ कंसीडर की है 80 सेंटीमीटर, तो जब उसके अंदर मोशन पैदा होगी तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। तो ना तो यहां पे G चेंज हो रही है ना तो L चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों को, ये दोनों हो जाएंगे यहां पे कांस्टेंट। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो यहां पे क्या बचा, यहां पे थी A और इसके साइड में हमने रखा था बेटा यहां पे X। तो हम यहां पे कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें। अच्छा एक चीज और, यहां पे मैंने माइनस नहीं लगाई, सॉरी, ये मैं यहां पे माइनस कंसीडर कर रहा हूं। सर माइनस आपने क्यों लगाई? अगर आप यहां पे गौर से देखें, ये जो मैंने फोर्स पढ़ाया था साइन थीटा, ये लग रहा है टुवर्ड्स इस मीन पोजीशन, और अगर आप x को देखें तो x हमने कंसीडर की थी यहां पे x इज ग्रेटर देन 0, या आप ये भी कह सकते हैं x का जो डायरेक्शन था वो था टुवर्ड्स राइट साइड, और जो mg साइन थीटा फोर्स लग रहा था वो लग रहा था टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। तो जब फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा तो यहां पे जो एक्सिस होगी बेटा वो होगी निगेटिव x एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये फोर्स लग रहा है तो मैंने यहां पे माइनस को कंसीडर किया। अब यहां से आप देख सकते हैं जो हमें a का वैल्यू मिलेगा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा। सर ये वैल्यू कहां चले गए, g डिवाइड बाय l। बेटा मैंने इनको कांस्टेंट यहां पे कंसीडर किया है, तो हम कह सकते हैं जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंपल पेंडुलम, वो एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कैसे? हमने पढ़ा था ना, ये इक्वेशन है SHM की, और यहां पे देखें जब हमने सिंपल पेंडुलम को सॉल्व किया तो यहां पे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। अब आते हम, हमारा जो टॉपिक था वो था कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड का बेसिकली फार्मूला होता है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। तो सबसे पहले यहां पे हम ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे। अगर मुझे ओमेगा का यहां पे वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, बेसिकली हमें पता था कि इसके अंदर जो फोर्स लगेगा जो इसको आगे पीछे लेके जाएगा, इसको हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का। दिस इज नोन एज दी रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की जगह पे हम पुट करेंगे के एक्स को। तो यहां से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं साइड में
तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी बेटा वो ये थी, नेट फोर्स बराबर था माइनस mg x डिवाइड बाय एल। तो फोर्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स बराबर था माइनस के एक्स के, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स बराबर, उसके साइड में थी माइनस mg x डिवाइड बाय एल। अब यहां से देखें x x में से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपको यहां से k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे अच्छा माइनस माइनस में से भी कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पे k बराबर हो गया mg डिवाइड बाय एल। तो ये वैल्यू हमें यहां पे k का वैल्यू मिल गया। अब आते हैं इस ओमेगा पे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस ओमेगा। ओमेगा को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन बराबर होती है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर इनटू x के साथ। अब देखें a, अगर मैं यहां पे a का वैल्यू पुट करना चाहूं इस टर्मिनोलॉजी में, तो हमने बेटा a का वैल्यू पढ़ा था, यहां पे आप चेक करें माइनस जी एक्स डिवाइड बाय एल, ये a का वैल्यू आया था। तो हम यहां पे पुट करेंगे माइनस जी एक्स डिवाइड बाय एल, और यहां पे था माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए x में से x कैंसिल हो जाएगी, माइनस में से माइनस चला गया, यहां से आपको ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, यहां पे अंडर रूट हम लगा देंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो ये बन जाएगा g डिवाइड बाय एल। अब इस ओमेगा के वैल्यू को हम पुट करेंगे इस टाइम पीरियड के फार्मूले में। देखिए हमें यहां पे वैल्यू चाहिए 1 ओमेगा का, और यहां पे वैल्यू आया है सिंपली ओमेगा का। तो अगर ओमेगा बराबर है अंडर रूट जी अपान एल के, तो 1 ओमेगा बराबर हो जाएगा एल अपान जी के, ये हो जाएगा ना। अगर ओमेगा का वैल्यू है अंडर रूट जी अपान एल, तो 1 ओमेगा बराबर हो जाएगा एल अपान जी के साथ। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करें तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड, अब देखें यहां पे मैंने लिखा था ओमेगा, ओमेगा डिवाइड कर रहा था, तो ये बराबर हो गया 1 ओमेगा के, और 1 ओमेगा का वैल्यू क्या था, अंडर रूट एल अपान जी। सो दिस इज नोन एज दी, ये जो हमने कैलकुलेशन की है यह कहलवाती है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यहां से हमें एक चीज ये पता चली कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1 लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, अगर आप किसी भी पेंडुलम की लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि उसके जो चक्कर लगेंगे वो स्लो लगेंगे, ठीक है। और नंबर दूसरी जो चीज है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ जी। अगर आप किसी पेंडुलम को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाने की वजह से जी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो जब जी कम होगी तो फिर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम इसके ऊपर जो है ना दूसरे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। इसको नोट करें बेटा, शाबाश।